नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह। आपके पाठ्यक्रम में निराला जी की दो कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह में इन्होंने बादलों को संबोधित किया है और अट नहीं रही कविता में इन्होंने फाल्गुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। ये हमारे सामने निराला जी का एक चित्र है और बादल इनका हमेशा से ही प्रिय विषय रहा है। तो हम पढ़ते हैं पहले कविता का सार। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। आह्वान शब्द का अर्थ समझिए बच्चों। आह्वान होता है बुलाना, लेकिन सामान्य बुलाना नहीं। जब हम किसी बड़े कार्य के लिए लोगों को उससे जुड़ने के लिए कहते हैं तो उस बुलाने को आह्वान कहते हैं। जैसे हम हवन करते हैं तो हवन में हम जब आहुति डालते हैं तो देवताओं का आह्वान करते हैं कि वो आएं और हमारे कार्य सिद्ध करें। तो ये कविता भी एक आह्वान गीत है। पढ़ने से पता चलेगा कवि किसका आह्वान कर रहा है और किस लिए। इस कविता के माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किया है। बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है। कविता में दिखाया गया है कि बादल एक तरफ तो पीड़ित प्यासे जन की अभिलाषा को पूरा करने वाला है, यानी गर्मी से पीड़ित है तो बरस के बादल उसके अभिलाषा को पूरा करेंगे। तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव, विध्वंस और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला भी है। यानी ये बताया गया है कि जब भी कोई नई चीज़ होती है, नव निर्माण के लिए विध्वंस और क्रांति अवश्य होती है। कवि ने बादलों की तुलना नया जीवन देने वाले कवि से की है। कवि इस कविता के माध्यम से यह भी बताना चाहते हैं कि सामाजिक क्रांति या सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कवि ने बादलों के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है, उसके उत्साह को प्रेरित किया है और कवियों को भी अपनी कविता के माध्यम से लोगों में उत्साह भरने के लिए प्रेरित किया है। तो देखते हैं ये बातें किस प्रकार से कविता में स्पष्ट होती हैं। इस कविता में दो काव्यांश हैं, बहुत ही छोटे छोटे। निराला जी छायावादी कविता के कवि हैं। उनकी कविता जितनी छोटी होती है उतनी ही सार गर्भित होती हैं। उनके मन में क्या चलता है, किस प्रकार अपने बातों को वो प्रकट करते हैं, देखिए पढ़ते हैं। कवि कहता है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पर कवि बादलों को गरजने के लिए कह रहा है कि बादलों तुम खूब गरजो, पूरे आकाश को घेर लो। धाराधर का मीनिंग है यहाँ पर बादल। आगे कवि कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर काले घुंघराले बालों की तरह हो और तुम्हारी सुंदरता बच्चों की कल्पना की तरह अति मनोरम है। यानी यहाँ पर कवि ने बादलों को बहुत ही सुंदर कहा है कि तुम ललित सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों वाले हो, तुम बाल कल्पनाओं की तरह पल पल परिवर्तित हो। जैसे बच्चों की कल्पना होती है ना, पल पल बदलती रहती है, तो ऐसे ही कवि कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर और काले घुंघराले बालों वाले हो और बच्चों की कल्पना की तरह पल पल परिवर्तित और अत्यंत मनोरम हो। विद्युत छवि उर में, तुम्हारे हृदय में, उर का अर्थ है यहाँ पर हृदय। तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। तुम नया जीवन देने वाले कवि की तरह हो। जिस प्रकार कवि अपनी कविता के माध्यम से लोगों के अंदर नव जीवन का संचार करता है, उसी प्रकार तुम भी बरस कर लोगों की गर्मी को मिटाते हो, प्यास को मिटाते हो और उनमें उत्साह का संचार करते हो।
वज्र छिपा, तुम्हारे हृदय में वज्र की कठोरता जैसी शक्ति भी है। नूतन कविता, तुम कोई नई कविता की रचना कर दो, लोगों में उत्साह भर दो, बादल गरजो और गरज कर बरसते हुए पूरे आकाश को घेर लो। ये काव्यांश 1 था। अब हम चलते हैं काव्यांश नंबर 2 की तरफ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल का अर्थ है बच्चों व्याकुल, और उन्मन का अर्थ है अनमनापन। विकल का अर्थ है परेशान, और उन्मन का अर्थ है उदास या अनमना, जिसका मन किसी काम में ना लगे। गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लोग परेशान हैं, अनमने हैं, उनका कहीं मन नहीं लग रहा। विश्व के निदाग के सकल जन, निदाग का अर्थ है गर्मी। संसार के लोग, सकल का अर्थ है सब। संसार के सभी लोग गर्मी से परेशान हैं, अनमने हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत के घन, कवि ने बादलों को अनंत के घन इसलिए कहा है क्योंकि वो पूरे आकाश में छाए रहते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती कि कहाँ से आए हैं, किस दिशा से आए हैं। और अनंत के घन का मतलब यहाँ पर बादल जो हैं, अनंत का अर्थ यहाँ पर एक ईश्वर भी है कि बादल जो है वो ईश्वर की कृति हैं। तो कवि कहता है जब संसार के सभी लोग गर्मी से परेशान और अनमने हैं, तब न जाने किस दिशा से बादल आते हैं और बरस कर तप्त धरा जलती हुई धरा को, प्यासी धरा को अपने जल से शीतल कर देते हैं। तो बादल तुम भी तपती हुई धरती को अपने जल से शीतल कर दो, बादल गरजो, खूब बरसो और सारे आकाश को घेर लो। तो बच्चों ये था आपका काव्यांश नंबर 2। अब हम प्रश्न उत्तर की चर्चा करते हैं। पहली पंक्ति में पता चला कि बादल, कवि कहता है बादल गरजो और बरसो। तो कवि बादल को फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। क्यों? अब देखो बच्चों, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, अभी आप ये कविता पढ़ रहे हैं। अगर रिमझिम छोटी छोटी बूंदें पड़ती हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है और आप बाहर गली में या छत पर निकल भी जाते हैं। रिमझिम बरसने में क्या है, कोमलता का एहसास होता है। अब कोमलता से तो क्रांति आएगी नहीं, और जो कवि है वो क्या चाहता है, समाज में क्रांति चाहता है, समाज में परिवर्तन चाहता है। तो कवि क्या कहता है कि कवि बादलों से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्योंकि फुहार, रिमझिम या बरसना कोमलता का प्रतीक है, इनमें कोमलता का एहसास होता है। जबकि कोमलता से क्रांति नहीं लाई जाती, सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति की आवश्यकता होती है, और उस क्रांति के लिए उत्साह चाहिए लोगों में, और उस उत्साह को जगाने के लिए कवि बादलों को गरजने के लिए कहता है। अगला प्रश्न देखिए। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? अब जैसा कि कविता में बताया गया है कि कवि सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक क्रांति चाहता है। हो सकता है जिस समय कवि ने ये कविता लिखी है उस समय समाज में कुछ ऐसा हो रहा हो, लोग परेशान हों, लोगों पर अत्याचार हो रहे हों, तो उसके लिए, उन अत्याचारों से मुक्ति के लिए या उस परेशानी से निजात पाने के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए लोगों में उत्साह होना जरूरी है। और हो सकता है लोग निरुत्साहित हों, आलस में हों, निराश हो गए हों, तो इसलिए कवि ने बादलों को नवजीवन देने वाला कहा है। उत्साह कविता में बादलों से गरजने की कामना की है, और ऐसी गर्जना जिससे जन सामान्य में चेतना का संचार हो जाए, ऐसी गर्जना जिसकी गड़गड़ाहट को सुन उदासीन लोग भी उत्साहित हो जाएं और सामाजिक क्रांति लाने में सक्षम हो जाएं। कवि अपेक्षा करता है कि लोग बादल की गर्जना से अपनी उदासीनता को छोड़ दें और उत्साहित हो जाए,
और लोगों को उत्साहित करने का काम सिर्फ बादलों की गर्जना ही कर सकती है। इसलिए कवि ने अपनी कविता का नाम उत्साह रखा है, क्योंकि कवि लोगों के अंदर उत्साह पैदा करना चाहता है। प्रश्न नंबर 3, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? ये कविता के सार में ही बताया गया था और देखते हैं कि बादल किन अर्थों की ओर संकेत करता है। बादल मानव जीवन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है। दूसरा है मानव जीवन की पीड़ाओं को दूर करने की ओर संकेत करता है। तीसरा, जीवन को उत्साह और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। जीवन में नवीनता लाने, परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है। प्रश्न नंबर 4 जो आपकी पुस्तक में है वो कुछ इस प्रकार से है, उसको मैंने थोड़ा सा मोल्ड कर दिया है। प्रश्न नंबर 4 में नाद सौंदर्य की परिभाषा इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन मैंने प्रश्न को थोड़ा बदल दिया। नाद सौंदर्य किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर तो आपका लिखा हुआ है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मकता प्रभाव पैदा हो। ध्वन्यात्मक क्या होता है? जैसे अगर मैं शब्द बोलूँ हिन हिनाना, तो इस शब्द का क्या अर्थ निकलेगा? घोड़े की आवाज़। इसको नाद सौंदर्य कहती है। तो इस कविता में ऐसे शब्द छाटने हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है। तो वो कौन से हैं देखते हैं। जैसे कविता को देखते हैं, नाद सौंदर्य किन किन शब्दों में है। तो एक तो है विद्युत छवि उर्मे, क्योंकि बिजली चमकेगी तो बिजली के साथ गर्जना भी होती है, विद्युत छवि में नाद सौंदर्य है। और घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, बादल गरजो, गरजने में नाद सौंदर्य है। विद्युत छवि उर्मे है, इसमें नाद सौंदर्य है। वज्र छिपा, क्योंकि बादलों की जो गर्जना होती है उसकी आवाज़, उसकी कठोर आवाज़ को वज्र छिपा, तो इसमें भी क्या है? नाद सौंदर्य है। और बादल गरजो, तो इन 3-4 शब्दों में क्या है? नाद सौंदर्य है। तो हमने ये कविता पढ़ी, इसकी व्याख्या देखी और प्रश्न उत्तरों पर हमने चर्चा की। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम फिर अट नहीं रही कविता की व्याख्या और उसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।